गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अभी जो चैप्टर 1 पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 पढ़ेंगे भारत के भूगोल से। किससे पढ़ेंगे? भारत के भूगोल से। और जो पिछले बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनका है चैप्टर 13। उनका चैप्टर क्या है? 13 है। और नए जो बच्चे हैं जो नया कोर्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी, जिसका इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर जो दे रखा है वो दे रखा है जनसंख्या। क्या दे रखा है? जनसंख्या। चैप्टर 1 क्या दे रखा है? जनसंख्या दे रखा है। तो दोनों ही पुराने विद्यार्थी जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं और जो 11th पास आउट होकर के कहाँ आ गए? प्रमोट होकर के 12th में। तो जो प्रमोट होके आए हैं उनके लिए न्यू सिलेबस है। क्या है? एनसीईआरटी का। और उस एनसीईआरटी वाले सिलेबस में जो फर्स्ट जो लेसन दे रखा है इंडियन ज्योग्राफी का वो है जनसंख्या। और उनके जो अभी एग्जाम देंगे उनके है 13 चैप्टर। तो दोनों अच्छे से देखेंगे पूरा चैप्टर। तो देखो पहली बात है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो जनसंख्या, लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। अब ऐसा तो है नहीं कहीं क्षेत्र पे तो निवास करेगी, तो किसी क्षेत्र विशेष पर रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसे क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। किसी क्षेत्र विशेष पर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या। चाहे वो भारत हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, इट मीन्स कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है, कोई महाद्वीप हो। उन क्षेत्र में क्या है, जो लोगों की जो संख्या पाई जाएगी उसे क्या क्या बोलेंगे? जनसंख्या। अब भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत में लोगों की जो संख्या पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अपन जनसंख्या कहते हैं। अब भारत में पता कैसे लगेगा कि भाई कितनी जनसंख्या हो रही है? तो जनगणना करवाई थी। क्या करवाई थी? जनगणना करवाई थी। और पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। क्योंकि 1872 की बात कर रहे हैं हम, जब शासन था अंग्रेजों का। जब शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन काल था। और अंग्रेजों ने जो पहली जो जनगणना करवाई गई थी वो करवाई थी 1872 में। उस टाइम लॉर्ड मेयो यहाँ पर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। और लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन ये कोई जनगणना व्यवस्थित रूप से नहीं हुई थी। ये व्यवस्थित रूप से क्या है? जनगणना नहीं हुई थी। और जो व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो 1881 में। व्यवस्थित जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। और उस टाइम लॉर्ड रिपन आ गया था। कौन आ गया था? लॉर्ड रिपन आ गया था। लॉर्ड रिपन के काल में। और इसने प्रथम व्यवस्थित जनगणना करवाई थी। अब भाई जनसंख्या का अपन पता कैसे लगाएंगे? काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग जो करवाई थी, काउंटिंग जो आरंभ हुई थी वो तो हुई थी कहाँ? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और जो व्यवस्थित करवाई गई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में क्या है? व्यवस्थित जनगणना करवाई गई थी। क्या करवाई गई थी? व्यवस्थित जनगणना करवाई गई थी। किसके काल में करवाई गई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। इसके बाद जनसंख्या का अपन को पता लग गया। अब जो जनसंख्या जो चैप्टर है इंडिया का, उसमें जो अपन पढ़ते हैं, जो उसमें हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। पहला जो चैप्टर है उसमें जो अपन पढ़ते हैं
वो क्या पढ़ते हैं? वितरण पढ़ते हैं, घनत्व पढ़ते हैं, वृद्धि पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? संगठन पढ़ते हैं। हाँ, जो अभी एग्जाम देने के लिए तैयार बैठे हैं वो बच्चे, उनका क्या है? एंड 13 एंड 14 जो चैप्टर है भाई, 13 में तो आपके ये पढ़ते हो आप, है ना, और 14 में आप क्या पढ़ोगे? ये संगठन पढ़ोगे। 13 में तो आप क्या पढ़ रहे हो? वितरण, घनत्व, वृद्धि पढ़ोगे, और 14 में क्या पढ़ते हो आप? संगठन। लेकिन एनसीईआरटी में, किसमें? एनसीईआरटी जो आई है, नया जो सिलेबस आएगा उसमें जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर ये होगा जनसंख्या, जिसमें ये सारी चीजें आप पढ़ोगे एक साथ में। ये सारी चीजें क्या पढ़ोगे? एक साथ में पढ़ोगे, है ना। तो ये जो चारों चीजें हैं उनमें से अपन पहले बात करते हैं वितरण से, है ना। वितरण से बात करते हैं। वितरण क्या होता है? वितरण का मीन्स होता है फैलाव। क्या होता है वितरण का मीन्स? वितरण का मीन्स होता है फैलाव। आप सब जानते हो, जो पहले से पढ़ रहे हैं, लगभग 3 से 4 बार अपन ने कोर्स करवा दिया था, तो कहीं समस्या नहीं है। और फिर आप दोबारा से भी और देख सकते हो, है ना। तो देखो, वितरण, वितरण का मीन्स क्या हुआ? फैलाव हुआ। क्या हुआ? फैलाव हुआ। और हमारे देश की हम बात करें तो वितरण कैसा है? असमान है। कैसा है? असमान। अपने देश की नहीं, कहीं की भी बात कर लो, वितरण जो पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा? असमान पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? असमान। देख लो आप, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है ना, एंड पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। इन क्षेत्रों में देश की लगभग 50% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। 50%। और बाकी जो स्टेट है, लगभग पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर नाम मात्र की पॉपुलेशन। तो क्या हुआ? असमान हुआ? नहीं हुआ? असमान है जनसंख्या का वितरण। तो हमारे देश में देखा जाए तो काफी जगह जनसंख्या कैसी है? सघन। और काफी जगह कैसी है? विरल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। इस तरह से इंडिया में जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा देखने को आता है? असमान आता है। कैसा आता है जी? असमान आता है। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मैं काफी बार कहता था, काफी बार क्लास में चर्चा हुआ है कि वितरण, घनत्व, इनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आप एक ही जुट में पढ़ो, एक ही तरीके से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी जिसका हम इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, एनसीईआरटी जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब लागू होने वाली है ना। आपको पता है 11th में हो चुकी है, अब बारी किसकी है? 12th की। अब बारी किसकी है? 12th की। तो 12th में एनसीईआरटी आ रही है, और वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर रहे थे, आपने पढ़ा आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें थी उनमें पढ़ा था। तो वितरण का विश्व में कुछ अलग दे रखा है, राजस्थान में कुछ अलग दे रखा है, भारत में कुछ अलग तरीके से पेश किया है, क्योंकि वो बुक्स जो छपी थी वो बहुत जल्दीबाजी में छपी थी। तो उसका वैसे तो मैंने आपको 3-4 बार कर दिया है कि भाई इसको आराम से आप क्लियर हो सके, आपके दिमाग में टॉपिक जो है वो अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। फिर भी नहीं है तो फिर भी और देखें। वितरण को प्रभावित जो करने वाले कारक हैं, क्या करने वाले कारक हैं? प्रभावित करने वाले कारक। किसको? वितरण। पहला है भौतिक कारक। कौन सा कारक? भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक। कौन सा है जी? आर्थिक कारक। और तीसरा है सामाजिक हाँ जी, सामाजिक कारक। ओके, 3 कारक वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, और किस तरह से प्रभावित करते हैं वो चर्चा अब अपन करेंगे। ठीक है,
न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट दोनों ही ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि किस तरह से वितरण को प्रभावित करते हैं। और मैं बता देता हूं आपको, खूब चर्चा किया है, फिर भी आपने नहीं माना हो तो अब मान लेना। जनसंख्या वाला जो चैप्टर है एंड ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे नंबर लेकर उठेंगे। आपको सारी चीज़ें बता रखी है ना। और आने वाले जो न्यू बच्चे हैं उसमें भी जनसंख्या का बड़ा ही महत्व रहेगा और अपनी लाइफ में भी बड़ा महत्व रहेगा जनसंख्या का। तो ये ध्यान रखना है आपको। भौतिक कारक, कारक कौन से? भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में अपन चर्चा करते हैं पहले स्थिति, दूसरी अपन बात करते हैं जल, तीसरी अपन बात करते हैं जलवायु, चौथी अपन बात करते हैं मृदा। ठीक है जी। इधर अपन बात करते हैं खनिज, औद्योगिकरण और नगरीयकरण। ठीक है। अब आप देखो, अपन ने दिख रहा होगा बोर्ड पे स्पष्ट, है ना, बाकी कोई समस्या नहीं है। ये देखो, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सीधा क्वेश्चन डिलीवर होता है वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो कोई 2 लिखिए, तो 1 और ये 2, ठीक है, ये तीसरा भी है। अगर आपको डिलीवर सीधा क्वेश्चन नहीं होता है, होते हैं क्या सीधे कभी क्वेश्चन? नहीं होते हैं ना। जब सीधे क्वेश्चन डिलीवर नहीं होते तो आपको उसकी गहराई तक भी जाना है। कैसे? वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौतिक कारक, तो 2 भौतिक कारक में भैया ये लिखने हैं आपको, ऊपर वाले नहीं लिखने हैं ना, ये ध्यान देना है आपको। बस हो गया काम, बस ये ध्यान देना है, हो गया काम। स्थिति, जल, जलवायु, मृदा, इसमें से कोई 2। अगर भौतिक पूछे, डायरेक्ट डिलीवर हो रहा है तो ये कारक, अगर भौतिक पूछ रहा है तो इनमें से 2, अगर आर्थिक पूछ रहा है तो इनमें से 2। ध्यान रहे, पूर्णतः ध्यान रहे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। आप स्थिति की अपन बात करें, किसकी बात करें? स्थिति की। तो देखो आप, ये देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे अपन भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें किसकी? ऐसे, ये नॉर्थ पोल एंड ये क्या है? साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप सबको पता है, अपन ऐसे बढ़ेंगे 1 डिग्री अक्षांश, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। कितने डिग्री हो जाएंगे? 90। और ये भी 90 डिग्री। ठीक है ना। ओल्ड को भी पता है, न्यू को भी पता है, राइट। अब जैसे हम बात करते हैं भारत की, किसकी बात करते हैं अपन? भारत की बात करते हैं। यहां से भारत के मध्य से क्या गुजर रही है? 23.5 डिग्री। क्या है? कर्क रेखा गुजर रही है। नाम लिख देता हूं, है ना। क्या गुजर रही है? कर्क रेखा। क्या गुजर रही है साहब? कर्क रेखा गुजर रही है। अब जब कर्क रेखा गुजर रही है, कहां से? भारत के मध्य से।
तो स्थिति अपन देखें, स्थिति को हम देखें तो आपने देखा है, पढ़ा है कि सूर्य की जो चमक रहती है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा के मध्यस्थ रहती है ना। सीधा भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो 2 बार चमकता है, और कर्क रेखा व मकर रेखा पर क्या है, 1 बार। जब कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून की जब बात करें हम, आ रहा है बड़ा दिन है ना, 21 जून की जब हम बात करें तो उस टाइम सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, और जब कर्क रेखा पर चमकता है तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है ना। तो आपको पता है कि उत्तरी भारत में क्या है, गर्मी का प्रभाव क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। और जब सूर्य भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से कहां पहुंच जाता है, मकर रेखा पर, इट मीन्स 22 दिसंबर की हम बात करें तो सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, मकर रेखा पर दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य पहुंच जाता है तो उस स्थिति में क्या रहता है कि यहाँ पर सर्दी आरंभ हो जाती है, ठीक है। और आपने देखा है अब भारत में वैसे भी ये जो स्थिति है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति है। ऊपरी जो सतह है देख लो आप, ये यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के ये मिजो की पहाड़ियों तक, इधर ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है। और पर्वतीय प्रदेशों में आपको पता है कि वहाँ जो मानव है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या नहीं होती है, पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण जनसंख्या कैसी होती है, विरल पाई जाती है। जनसंख्या कैसी रहती है, विरल पाई जाती है। अब ये स्थिति क्या है, धीरे धीरे हम मध्यस्थ भाग में आए तो यहाँ से जो पिघली हुई बर्फ है वो नदियों के माध्यम से बहती है, और यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र बन जाता है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र बन जाता है। और इस मैदानी क्षेत्र में मानव की पूर्णतः आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। और जब पूर्णतः मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वहां पर जो स्थिति बनती है, वहां पर जो स्थिति बनती है वो स्थिति क्या होती है, अनुकूलतम होती है, जिसके कारण इस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है। विश्व के संदर्भ में देख लो, आप कहीं भी देख लो, क्योंकि ये निम्न अक्षांश से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हो वहां पर उच्च अक्षांशों की तरफ क्या है, बर्फ जमी मिलती है, वातावरण क्लाइमेट सही अनुकूलतम नहीं है, जिसके कारण जनसंख्या क्या दिखती है आपको, विरल दिखती है ना। तो ये क्या करती है, प्रभावित स्थिति करती है। क्या करती है जी, स्थिति करती है। उसके बाद में जल, जिन क्षेत्रों में आसानी से जलापूर्ति हो जाती है, जिन क्षेत्रों में आसानी से क्या हो जाती है, जलापूर्ति हो जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों में क्या नहीं होता है, जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो जनसंख्या कैसी हो जाएगी, विरल हो जाएगी। जनसंख्या कैसी हो जाएगी जी, विरल हो जाएगी। आप भी जानते हो है ना, आप कितने दिन रह सकते हो बगैर जल के, कितने दिन नहीं रह सकते ना, जगह छोड़नी पड़ेगी, स्थान छोड़ना पड़ेगा। कहां जाओगे आप, जहां जल प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ऑल ओवर पॉपुलेशन की हम बात करें तो ऑल ओवर पॉपुलेशन जो है, जहां जल की उपलब्धता आसानी से होती है वहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, और जहां पर जल की उपलब्धता आसानी से नहीं होती है वहां पर जनसंख्या क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। कैसी हो जाती है, विरल हो जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जलवायु, जलवायु मानव के या लोगों के, मानव के या लोगों के अनुकूल है तो जनसंख्या सघन है, और अगर प्रतिकूल है, मानव के अनुकूल नहीं है, कैसा है, प्रतिकूल है, विपरीत है, जलवायु क्लाइमेट विपरीत है। और जब क्लाइमेट विपरीत है तो स्थिति क्या होगी, वहां जहां क्लाइमेट विपरीत है, अनुकूल नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या रहती है साहब कैसी, विरल। और जहां पर
अनुकूलतम क्लाइमेट है, अनुकूलतम जलवायु है, उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है सघन। कैसी पाई जाती है? सघन पाई जाती है। उसके बाद मृदा, मृदा की हम बात करें, किसकी बात करें? मृदा की। तो मृदा जहां उपजाऊ है, जहां मृदा कैसी है? उपजाऊ है, और उन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन पाई जाती है। और जहां मृदा अनुपजाऊ है तो वहां कैसी पाई जाती है जनसंख्या? विरल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। ठीक है, देखिए भौतिक कारक देख लिए चारों, स्थिति, जल, जलवायु, मृदा, है ना। अब अपन चर्चा करेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक में खनिज, जिन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, वहां काम करने वालों की आवश्यकता रहेगी नहीं? रहेगी ना। तो जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या कैसी होती है? सघन होती है। और जिन क्षेत्रों में खनिज नहीं होते हैं वहां जनसंख्या कैसी रहती है? विरल रहती है, क्योंकि उन क्षेत्रों से जनसंख्या कहाँ चली जाती है? खनिज वाले क्षेत्रों में चली जाती है। और धीरे धीरे उन क्षेत्रों में कैसी हो जाती है? जनसंख्या बहुत सघन हो जाती है। तो जो खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या सघन, और जहाँ खनिज नहीं है वहाँ जनसंख्या कैसी होती है? विरल होती है। औद्योगिकरण, उद्योग धंधों में देख लो आप कोरोना की मार, आपको दोबारा से ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ गई, है ना। ऐसे ही रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, जहां रोजगार होगा वहां पर क्या करते हैं? गमन करते हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण मैं हूं, देख लो, कहां से यहां आ गया। लोग बाग भी किसके लिए? रोजगार के लिए। आप भी आने वाले जो निकट भविष्य है उसमें रोजगार की जब आवश्यकता आपको पड़ेगी तो आप भी कहीं स्थान छोड़ करके पलायन करो। तो कहां पर? और रोजगार के लिए लोग कहां? उद्योगों में आते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्रों की जनसंख्या कैसी हो जाएगी? सघन हो जाएगी। और जहां औद्योगिक क्षेत्र नहीं है उन क्षेत्रों में जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी? विरल होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी? विरल होती चली जाएगी। उसके बाद नगरीकरण, नगरों में मानव की मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण वहां जनसंख्या कैसी हो जाती है? सघन हो जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्णतः पूर्ण नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे जनसंख्या क्या होती चली जाती है? विरल होती चली जाती है। जनसंख्या कैसी होती चली जाती है? विरल होती चली जाती है। तो ये तीनों जो कारण हैं वो कौन से हैं? आर्थिक कारण हैं। कौन से कारण हैं? आर्थिक कारण है। खनिज, औद्योगिक, नगरीकरण। खनिज, औद्योगिक, नगरीकरण। फिर आता है सामाजिक कारण। किसी समाज में किसी भी कारण, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, मेले ठेले, त्योहार, देवी देवता, इनके कारण भी जनसंख्या कैसी पाई जाती है? सघन एंड विरल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? सघन और विरल पाई जाती है। तो आपने क्या पढ़े? वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वितरण के बारे में जानकारी ली, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, जिसमें भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या पढ़ा आपने? भौतिक, आर्थिक, सामाजिक। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक। उसके बाद भौतिक में स्थिति, जल, जलवायु, मृदा। स्थिति, जल, जलवायु, मृदा। स्थिति, जल, जलवायु, मृदा। स्थिति, जल, जलवायु, मृदा। उसके बाद आर्थिक में आपने पढ़े क्या? खनिज, उद्योग और नगरीकरण। खनिज, उद्योग और नगरीकरण। उसके बाद सामाजिक में पढ़ लिया आपने, ये वितरण वाला है। ठीक है, आगे जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो घनत्व से चर्चा करेंगे। और आप ध्यान रहे आपको कि वन डे, एक डे आपके पास वीडियो आएगा और एक डे आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, है ना। अब ऑनलाइन जो गूगल मीट पर जो क्लास होगी उसमें चाहे आप ओल्ड विद्यार्थी हो चाहे आप न्यू विद्यार्थी हो, आप सबको अटेंड करनी है। सबको अटेंड करनी है, सबको बेनिफिट रहेगा उससे, ओल्ड को भी रहेगा एंड न्यू को भी रहेगा। तो आपको ध्यान रहे, आपके पास ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कब आपकी क्लास, कितने बजे से कौन सी क्लास है, ज्योग्राफी की कब क्लास है। तो ये ध्यान रहें
आपको क्लास ऑनलाइन वाली अटेंड करनी ही है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाली क्लास को आपको क्या करना है, अटेंड करना ही है, क्योंकि आपने देखा है राजस्थान सरकार ने 16 से 30 तक क्या कर दिया है, लॉकडाउन। तो उस बीच में आपकी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चलती रहे, जिसके कारण आपको ऑनलाइन से दोबारा जोड़ा जा रहा है। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आपकी जो सी क्लास है टाइम पर बिल्कुल तैयार रहें ऑनलाइन क्लास में। इससे आगे वाला जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर वो छूट गया हमारा, ये छूट गया सो छूट गया। इसलिए आप टाइम पर, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर क्लास होंगी। ऐसा नहीं कि किसी टीचर ने ये कर दिया कि ले रहे हैं 15 मिनट बाद, ले रहे हैं 10 मिनट बाद, कुछ नहीं, फिक्स टाइम पर आपकी क्लास होंगी। आप सब नियमों से वाकिफ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल की ऑनलाइन क्लास में, ओके।